हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जी के क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना का, इसलिए संघर्ष अभी जारी है। यूं ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी 11 मॉक टेस्ट जो है वो डिस्कस कर दिया है, जो कि दोस्तों यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का जो लिंक जो है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं ये जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इसमें दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इस सीरीज में लेकर आए हूँ, जो कि दोस्तों आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपना एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में दोस्तों अच्छा से अच्छा सेफ स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मेरी वीडियो आती है डेली शाम को 4 बजे आती है, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें शाम को 4 बजे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों टेलीग्राम पे जाके टॉप जी के क्लासेस सर्च मारिएगा, इस प्रकार का आइकन आएगा, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा और डेली क्विज भी यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों मोटिवेशन कोड की तरफ। अगर अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि प्रयासों को बदलो। तो दोस्तों यदि आपको ये लगता है कि मेरे से ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आप लक्ष्य को मत बदलिए। आपका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बस यही लक्ष्य होना चाहिए। यदि CBT 2 का एग्ज़ाम हमको क्लियर करना है तो दोस्तों बस यही लक्ष्य होना चाहिए एक। यदि आपसे जो है यह हो नहीं पा रहा है तो दोस्तों आप लक्ष्य को मत बदलिए, अपने प्रयासों को बदलिए, अपने अटेम्प्ट को बदलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको सफल बनाइए। तो बस दोस्तों इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें दोस्तों, और साथ में साथ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह रेशेदार उत्तक जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हड्डियों से हड्डियों को जोड़ के क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो ट्रिक है वो है BBL। तो दोस्तों बी से हो गया बोन, बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है दोस्तों, तो लिगामेंट कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट का जो हिंदी होता है दोस्तों वो होता है स्नायु, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। और टेंडनम को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंडरा कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रहेंगे। टेंडनम किससे किससे जोड़ को टेंडम कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे बोन से मांसपेशी को जोड़ के, बोन से मसल्स के जोड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टेंडनम कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंडरा हो जाएगा दोस्तों। इसी को दोस्तों हिंदी में कंडरा कहते हैं टेंडनम को, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे ऑक्सीजन के जो है वो 3 समस्थानिक होते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो दोस्तों आपको बताना है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 24 होता है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे दोस्तों, तो पहले तो 2 8 उसके बाद से 18 आता है। तो दोस्तों हमको कितना चाहिए, 24 तक चाहिए दोस्तों, तो कितना लेंगे 13 और 1 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रहेंगे
ऑप्शन नंबर सी जो दिया है दोस्तों, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 6। तो दोस्तों ये भी दोस्तों जोड़ के 24 हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी क्रोमियम का परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इस प्रकार से निकालते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको 3 जो है वो रेजिस्टेंस दिया गया है, तीनों दोस्तों जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार जुड़े होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए 1 ओम यहाँ पे जुड़ा है, 2 ओम वाला यहाँ पे जुड़ा है, 3 ओम वाला यहाँ पे जुड़ा है, तो दोस्तों इसका जो है उसको आप लोग को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों 1/R। आर जब पे क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे 1/R। उसके बाद से R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे, तो पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 1/R बराबर हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ठीक है दोस्तों, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आपका जो निकल के आएगा 1/R बराबर आएगा दोस्तों 1/R बराबर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, तो 11/6 आएगा। तो दोस्तों जब आर को ऊपर ले जाएंगे तो जो आर का वैल्यू हो जाएगा ये भी पलट जाएगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि आपसे श्रेणी क्रम में पूछे तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों ये भी ध्यान देंगे, यदि 3 प्रतिरोध दिए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, और यदि समांतर क्रम में दिए जुड़े हैं दोस्तों तो उसका फार्मूला जो है ये होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में शल्काओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मानव नेत्र में जो होता है कोन सेल और रॉड सेल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहला दिया है दोस्तों, शंकु मंद प्रकाश के लिए संग्राही होते हैं। तो नहीं दोस्तों, जो शंकु होते हैं उसमें से तीव्र प्रकाश जाता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। शल्काएँ यानी कि दोस्तों जो रॉड सेल होती हैं प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो कोन सेल होती है उनमें से तीव्र प्रकाश गुजर सकता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे, जो कोन सेल होती हैं वो दोस्तों आपको जो कोन सेल होती हैं दोस्तों ये जो है आपको उजाले में देखने में मदद करती है, और जो रॉड सेल होती हैं वो दोस्तों आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है। तो दोनों को आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई 6 किलोग्राम का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से फिसल रहा है, तो इस पिंड का इसी चाल से एक सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि कितना आपको बल की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप घर्षण रहित क्षैतिज पे जो है इसको एक सरल रेखा के रूप में गति कराना चाह रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, घर्षण रहित दिया है ना दोस्तों जब घर्षण होगा ही नहीं तो दोस्तों यह जो 6 kg का द्रव्यमान है वो उतना ही स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों इस पर जो बल का कार्य होगा दोस्तों वो 0 न्यूटन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों घर्षण रहित सतह पे बल का फर्स्ट नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु जो है वो गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि वह रुकी हुई है या
रुकी हुई है दोस्तों, तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। तो दोस्तों ये भी दिया है कि घर्षण रहित पे पूछा है दोस्तों, तो घर्षण रहित पे दोस्तों 0 न्यूटन का बल लगेगा समान दिशा में गतिशील रहने के लिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अभिक्रिया। इसमें जो आपको बताना है दोस्तों कि mg का क्या हो रहा है और cl का क्या हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो है इसमें दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें mg का जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है और Cl2 का अपचयन हो रहा है। तो इसलिए इसका जो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे हैं। तो दोस्तों ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ये दोस्तों ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, जो गेहूँ होता है, मक्का होता है, बांस, गन्ना, चावल, ये सभी जो है वो ग्रेमनी कुल के पौधे के उदाहरण है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव में जनन की अवधि की घटनाएं का सही क्रम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो मानव में जो जनन होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले दोस्तों फीमेल का जो एक पार्ट होता है वो, और जो मेल का दोस्तों स्पर्म होता है दोस्तों, यानी कि शुक्राणु जो है वो जब मिलते हैं दोस्तों तो जायगाड का निर्माण वो जब मिलते हैं दोस्तों तो युग्मक यानी कि दोस्तों जायगोड का निर्माण करते हैं। और जायगोड का निर्माण होने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो निषेचन होता है। तो दोस्तों पहले तो युग्मक होगा, उसके बाद से निषेचन होगा, और उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, पहले युग्मक होगा यानी कि दोनों जुड़ के बनेंगे दोस्तों। उसके बाद से आपका जो है वो निषेचन होगा। उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, युग्मक का बनना, युग्मनज और निषेचन, उसके बाद से भ्रूण। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें कौन सा दिया है, तो दोस्तों निषेचन के बाद से युग्मक बनेंगे यानी कि दोस्तों जायगोड का निर्माण होगा, उसके बाद से भ्रूण का निर्माण होगा। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। बी में आपका यह क्रम दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो एक युग्मक का निर्माण करते हैं। उसके बाद से दोस्तों फिलिपियन जो ट्यूब होता है फीमेल में, उसमें दोस्तों निषेचन होता है। उसके बाद से दोस्तों ये जायगोड का रूप ले लेता है यानी कि दोस्तों युग्मक का रूप ले लेता है, और उसके बाद से दोस्तों भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है वो वायरस से होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया दोस्तों, ये सभी जो है वो ये वायरस से होने वाले डिजीज हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान देंगे दोस्तों। इसमें जो मलेरिया है ये जो होता है प्रोटोजोआ कारण होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों टाइफाइड जो दिया है, टाइफाइड दोस्तों बैक्टीरिया कारण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी टाइफाइड दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में कैंप मरोड़ या ऐंठन या खिंचाव आ जाते हैं। तो दोस्तों यह किसके कारण आते हैं ये आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो हमारा शरीर में ऐंठन आ जाता है या मोड़ आ जाता है या खिंचाव आ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों पायरुवेट को मौलिक अम्ल में परिवर्तित होना, यानी कि दोस्तों जो रेस्पिरेशन होता है मानव शरीर में दोस्तों, तो जो दोस्तों अवायवीय रेस्पिरेशन होता है उसमें जो है पायरुवेट जो होता है वो टूट के लैक्टिक अम्ल बनाता है। और दोस्तों
और दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो मानव शरीर के जो दोस्तों मानव शरीर के दोस्तों जहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं दोस्तों वहाँ पे जाके लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसके कारण जो है दोस्तों शरीर में मोड़ या ऐंठन आ जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल से भरी बाल्टी की तली में पड़ा सिक्का किसके कारण वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो दोस्तों यह जो होता है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथ्वी का पृष्ठ है यहाँ से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग इतना है 332 है। तो यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे जो ध्वनि होती है उस पर ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों, स्पीड होता है, उस पर उसका जो दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ध्वनि का चाल वही रहेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मानव पोषण के पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो दोस्तों आपको वो चरण बताना है कि कौन सा पहले होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग दोस्तों भोजन रखते हैं तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों पहले पहले तो दोस्तों 4 नंबर वाला रखेंगे हम लोग। उसके बाद से जो दोस्तों आप लोग मुख में भोजन रखते हैं तो वहाँ पे दोस्तों मुख से आपका सलाइवा निकलता है। तो दोस्तों यहीं से आपका पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद से 5th नंबर को रखेंगे दूसरे नंबर पे दोस्तों। और उसके बाद से क्या होता है दोस्तों? उसके बाद से होता है अवशोषण होता है। तो इसलिए इसके बाद से दोस्तों हम लोग फर्स्ट वाले को रखेंगे। और उसके बाद से क्या होता है दोस्तों? तो उसके बाद से होता है स्वांगीकरण। तो इसलिए थर्ड स्थान पे चौथे स्थान पर रखेंगे। और उसके बाद से दोस्तों होता है निष्कासन, यानी कि जो भी दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ होता है वो आपके एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाला क्रम का किस में दिया है दोस्तों? 4 4 5 1 3 2। तो देखिए दोस्तों चौथे में दिया हुआ है 4 5 1 3 2। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों आपको आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग सारे प्रकार के प्रश्नों को, सारे टाइप के प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि दोस्तों आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग बने रहिए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमांथी, यानी दोस्तों रोमांथी जंतु का समुच्चय कौन सा है? रोमिनेंट जो होते हैं जंतु दोस्तों वो इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भैंस, गाय और हिरन। ये दोस्तों रोमिनेंट जंतु हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो ये इसको दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको इस पर विचार करना है दोस्तों। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस और दोस्तों एक है राइबोसोम। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो है वो एक तरह से है जिसमें दोस्तों केंद्रक के भाग हैं। तो ये आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है, कौन कौन जो है वो केंद्रक के भाग हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों केंद्रक का भाग होता है। तो एक तो ये हो जाएगा। जीन भी दोस्तों एक केंद्रक का भाग होता है। और थर्ड है दोस्तों न्यूक्लियस, ये भी दोस्तों केंद्रक का भाग होता है। सेल का जो होता है ना दोस्तों, तो सेल में एक केंद्रक होता है और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, उसी में दोस्तों जीन भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है।
लेकिन जो ये राइबोसोम होता है दोस्तों, ये केंद्रक का भाग नहीं होता है। तो दोस्तों कौन कौन है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, तो किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इसमें से आपको मिलान करना है, कौन किससे मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस किस में होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों दही के ज़माने में काम आता है। तो ये तो 4 से मिल जाएगा। प्रोटोजोआ दोस्तों, प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया से मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मलेरिया रोग होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और दोस्तों विषाणु यानी दोस्तों वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। और जो लास्ट होता है दोस्तों राइबोजियम, तो ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आता है काम। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाता है, ये का 4 से, यानी कि सी में दिख रहा है दोस्तों और डी में दिख रहा है, और प्रोटोजोआ 3 से। तो दोस्तों इसका सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार तकनीकी काम में ली जाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सोनार का जो यूज किया जाता है वो दोस्तों जल में स्थित पिंड की दूरी, दिशा तथा उसकी चाल को मापने में किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें जो है वो सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिससे दोस्तों समुद्र की गहराई या नीचे कोई पत्थर हो या किसी चीज़ की खोज के लिए दोस्तों सोनार का यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों समुद्री जहाज के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में लगाया जाता है, और यहाँ से जो है सोनार की रेडिएशन भेजी जाती है, जिससे पता चलता है कि हाँ समुद्र की गहराई कितनी है, या नीचे कोई चट्टान तो नहीं है, या कोई चट्टान या किसी वस्तु को खोजने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बस दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है सोनार का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछे दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का संगठन प्रतिशत होता है। तो सॉरी दोस्तों आपको बताना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन ऑक्साइड होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट में कितने कितने परसेंटेज में मिलाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा होता है और सिलिकॉन ऑक्साइड का मात्रा होता है वो होता है दोस्तों 60 से 68% होता है, वो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है दोस्तों 70 से 24% तक होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशे हैं, तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशे हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो कपास होता है वो भी दोस्तों एक नेचुरल है दोस्तों। ऊन भी एक नेचुरल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भेड़ से बनाया जाता है, और सिल्क भी एक नेचुरल है। तो दोस्तों ये सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है प्राकृतिक रेशे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एरोमेटिक यौगिक हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बेंजीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है, फिनॉल भी है दोस्तों, एनिलीन भी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों ये तीनों जो है वो एरोमेटिक यौगिक के उदाहरण है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। एरोमेटिक यौगिक मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है वो एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों बेंजीन जो होता है उसका जो शेप होता है वो किस तरह होता है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, जो कार्बन जुड़े होते हैं वो कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं बेंजीन में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो है दोस्तों वो बेंजीन का चित्र है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो ऐसे जो होते हैं दोस्तों बंद आकृति के जो कार्बन जुड़े होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है वो
प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोधी से मतलब ये है दोस्तों कि जल को साफ करने में, जल के शुद्धिकरण में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला है दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर, यानी कि दोस्त थर्मामीटर जो होता है उसका जो रेंज होता है दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दूसरा दिया है दोस्तों जो प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो ये है वो भी सही है और जो बी है ये भी सही है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है उसका जो रेंज होता है दोस्तों -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ये वाला तो सभी लोग जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्तों। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होना चाहिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहा है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो भी दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक हम लोग ने 25 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों लीबिया, घाना, केन्या राजधानियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो लीबिया की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो है दोस्तों त्रिपोली, ठीक है। और घाना की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो अंकारा है घाना की राजधानी। और केन्या की राजधानी नैरोबी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो प्रेयरी घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये बोत्सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाना जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक घास का मैदान है दोस्तों, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान कौन सा है दोस्तों, डाउन्स घास का मैदान है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान देंगे डाउन्स घास के मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में क्या है। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों आरबीआई को जो है वो बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों वो खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कोच मतलब होता है दोस्तों गुरु। दोस्तों जो गुरु होते हैं खिलाड़ियों के, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उनके जो कोच होते हैं ना दोस्तों जो उनको सिखाते हैं बताते हैं, तो दोस्तों उन्हीं को जो है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल प्रशिक्षकों को जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों। और 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, यानी कि दोस्तों जो यूएनओ का जो कार्यकारी भाषा है दोस्तों वो कौन सा है।
तो वो है दोस्तों अंग्रेजी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी जो है वो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये अभी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघात या चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन थे। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे लाला लाजपत राय जी थे, जिनका दोस्तों लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, द गाइड जो उपन्यास है दोस्तों, या द गाइड पुस्तक है, ये दोस्तों आर के नारायण जी की है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा का विस्तृत रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सेवा का विस्तृत रूप है वो है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोडेरा में एक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मोडेरा है वो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और जो मुडेरा है दोस्तों वो कहाँ है, तो ये दोस्तों गुजरात में है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने वर्ष 1857 में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो वर्ष 1857 में जो विद्रोह का नेता घोषित किया था जो सैनिकों के द्वारा, तो वो कौन थे दोस्तों, वो बहादुर शाह जफर जी थे। मुगल काल के अंतिम बादशाह कौन थे दोस्तों, तो वो बहादुर शाह जफर थे। इन्हीं को ही सिपाहियों ने अपना नेता चुना था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ का नेतृत्व कर रही थी उस समय, तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे दोस्तों तात्या तोपे की पूछ ले दोस्तों, तो ये दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किए थे। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों बहादुर शाह जफर जी का पूछ रहे दोस्तों, तो ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। तो इनका भी आप लोग ध्यान देंगे, इनका भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जामनगर गुजरात में स्थित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब दोस्तों ये सन है और ये पृथ्वी है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान देंगे सूर्य ग्रहण कब होगा। तो दोस्तों जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, तब दोस्तों सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों ये भी ध्यान देंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है, तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो भारत के किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली पहली मुख्यमंत्री जो थी दोस्तों, वो थी सुचिता कृपलानी जी। और ये किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे यूपी की, यानी कि दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों यदि आपसे पहली महिला राज्यपाल पूछ ले दोस्तों किसी भी राज्य में, तो कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू जी। ये भी दोस्तों यूपी की ही प्रथम महिला जो है वो राज्यपाल थी। ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, तो ध्यान देंगे।
जो ब्राज़ील है दोस्तों वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अधिकतम बार जीती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि कितनी बार जीती है, तो 5 बार अभी तक जीत चुकी है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप। तो दोस्तों ये भी ध्यान रहेंगे। और जो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होने वाले हैं दोस्तों, वो कहाँ होने वाले हैं, तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, कतर दोहा में होने वाले हैं। तो इस ये भी ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। यानी कि दोस्तों जिस राज्य के वो जो हैं जिस राज्य के वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उसी राज्य के राज्यपाल जो हैं इन्हें शपथ दिलाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो ये दोस्तों रंगभेद नीति के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किए थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भी सही है दोस्तों। मालदीव की राजधानी माले है, ये भी सही है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उत्तरी कोरिया का जो राजधानी है ये गलत है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन भी। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो जीएसटी होता है वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर यानी दोस्तों इनडायरेक्ट कर है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो जीएसटी लागू किया गया था भारत में, कब किया गया था दोस्तों, तो 1 जुलाई। ये डेट आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और कब से लागू किया गया था, तो 2017 से लागू किया गया था। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि यहाँ आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और उसी हिसाब से मैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट है उसको मैं लाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक आपको दोस्तों जानकारी देनी थी कि यदि आप टॉप 10 जानकारी के बारे में, यानी कि दोस्तों किसी से संबंधित आप टॉप 10 जानकारी चाहते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों हरनाथ संधू के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है दोस्तों, जो कि भारत की जो तीसरी महिला जो है वो बनी है। तो दोस्तों इनके बारे में यदि आप टॉप 10 बातें जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ जाके टॉप 10 जानकारी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यदि दोस्तों यदि आपसे किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, टॉप 10 जानकारी, जैसे विराट कोहली के बारे में जानना हो, अनुष्का सेन के बारे में जानना, अनुष्का शेट्टी के बारे में जानना हो दोस्तों, जैसे किसी खिलाड़ी के बारे में जानना हो, तो दोस्तों यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं जो है इसका जो साइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चाहे जिससे भी हो दोस्तों, जहाँ तक संभव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।